Hello friends, this is Manish and you are watching Elite मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम विक्टोरियन एज की पोइट्री के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री एंड रोमांटिक पोइट्री, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास on Victorian poetry. Here is the long answer type question. Write a note in detail on the Victorian poetry. Or Victorian age was the age of conflicts, and these conflicts made a strong impact on the poetry of this age. Discuss. And the answer to this question goes like this. Introduction. The reign of Queen Victoria from 1837 to 1901 is known as the Victorian era. Her reign of 63 years and 7 months, which was longer than that of any previous British monarch, witnessed remarkable changes in all spheres of life. इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया का रूलिंग पीरियड यानी कि 1837 से लेकर 1901 तक के पीरियड को विक्टोरियन एरा के नाम से जाना जाता है। क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल 63 इयर्स और 7 मंथ्स तक रहा था, जो उनसे पहले आए सभी रूलर्स में सबसे अधिक था। और ये वो पीरियड था दोस्तों, जो अंग्रेजी जीवन के सभी क्षेत्रों में आने वाले उल्लेखनीय परिवर्तनों का गवाह बना था। ऑन द वन हैंड, इट वॉज एन एरा ऑफ मटीरियल एफ्लुएंस, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एजुकेशनल एक्सपेंशन and scientific advancement. On the other hand, it was an era of doubts and confusions too. अगर एक तरफ यह युग भौतिक समृद्धि, लोकतांत्रिक सुधार, शैक्षिक विस्तार और वैज्ञानिक उन्नति का युग था, तो दूसरी तरफ यही शंकाओं और उलझनों को लाने वाला दौर भी था दोस्तों। मैन वॉज कॉट बिटवीन टू वर्ल्ड्स, the one dead and the other yet to be formed. There was conflict all around, the conflict between science and religion, the conflict between rationality and mysticism, and the conflict between the technical progress and religious orthodoxy. इंसान दो संसारों के बीच में फंस कर रह गया था। एक संसार जो ऑलरेडी मर चुका था और दूसरा तो अभी अच्छे से बना भी नहीं था। चारों ओर संघर्ष ही संघर्ष था। विज्ञान और धर्म के बीच में संघर्ष, तर्क संगता और रहस्यवाद के बीच में संघर्ष, और तकनीकी प्रगति और धार्मिक रूढ़िवाद के बीच में संघर्ष। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। द लिटरेचर ऑफ द विक्टोरियन एज couldn't keep itself away from the changes prevailing in the society. It was the need of the hour to make a compromise between the things. This is the reason why the literature of the Victorian age was bound to have a spirit of compromise in it, which is termed as Victorian compromise. It was a compromise between the old and the new, order and peace, aristocracy and democracy, and science and religion. Victorian age का लिटरेचर भी समाज में हो रहे परिवर्तनों से अपने आप को अछूता नहीं रख पाया था दोस्तों। चीजों के बीच में एक कंप्रोमाइज बनाकर चलना तो उस समय की मांग बन गई थी, और इसीलिए तो विक्टोरियन एज के लिटरेचर को भी कंप्रोमाइजिंग स्पिरिट वाला होना बनता ही था दोस्तों। और इस कंप्रोमाइज को ही विक्टोरियन कंप्रोमाइज का नाम दिया गया। यह एक कंप्रोमाइज था पुरानी और नई चीजों के बीच में, आदेश और शांति के बीच में, अभिजात वर्ग और लोकतंत्र के बीच में, और यही कंप्रोमाइज साइंस और रिलीजन के बीच में भी था। साइंस और रिलीजन के बीच भ्रम पैदा करने का काम चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई बुक ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी, जो 1859 में पब्लिश हुई थी। द विक्टोरियन पोइट्री इंक्लूड्स द हाई विक्टोरियन पोइट्री, द प्री राफेलाइट पोइट्री एंड द पोइट्री ऑफ नॉटी 90s। विक्टोरियन पोइट्री के अंतर्गत
तीन टाइप्स की पोइट्री आती है दोस्तों, हाई विक्टोरियन पोइट्री, प्री राफेलाइट पोइट्री और वो पोइट्री जो नॉटी 90s यानी कि वो पोइट्री जो 1890 के दशक में लिखी गई थी। आज की क्लास में हम इन्हीं थ्री टाइप्स ऑफ पोइट्री और इनसे एसोसिएटेड पोइट्स की बात करेंगे दोस्तों। हाई विक्टोरियन पोइट्री। द हाई विक्टोरियन पोइट्री इंक्लूड्स द वर्क्स ऑफ लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, etc. Tennyson was the representative poet of Victorian age and the poet laureate of England. He expressed in his poetry the very spirit of the age. Tennyson's career as a poet extended more than half a century. High Victorian poetry के अंतर्गत लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड और ऐसे ही दूसरे पोइट्स के वर्क्स को रखा गया है, जिनमें एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और जेरार्ड मैनले हॉपकिंस भी मुख्य हैं। टेनिसन विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे और साथ ही साथ वो इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट भी थे। अपनी पोइट्री में वो अपनी एज की स्पिरिट को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों। और टेनिसन का करियर एज ए पोइट तो आधी सेंचुरी से भी ज्यादा लंबे समय तक चला था। स्टॉपफोर्ड ब्रूक पॉइंट्स आउट, फॉर मोर देन 60 years he lived close to the present life of England as far as he was capable of comprehending and sympathizing with its movements, and he inwove what he felt concerning it into his poetry. स्टॉपफोर्ड ब्रूक ने पॉइंट आउट किया है 60 साल से अधिक वर्षों तक टेनिसन इंग्लैंड के उस समय के जीवन के करीब रहे थे और इसीलिए तो वो यहाँ होने वाले आंदोलनों को समझने में और सहानुभूति देने में सक्षम भी थे। और इन आंदोलनों के बारे में जो भी उन्हें महसूस हुआ वो उन्होंने अपनी पोइट्री में शामिल कर लिया दोस्तों। टेनिसन्स यूलिसिस represents the spirit of travel and discovery that stirred the people of Victorian age. The legendary Ulysses gives the message of action to the readers and urges them to strive, to seek, to find and not to yield. टेनिसन का लिखा हुआ ड्रामेटिक मोनोलॉग विक्टोरियन एज के लोगों की ट्रैवल और डिस्कवरी वाली स्पिरिट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। पौराणिक यूलिसिस पाठकों को कार्य करते रहने का संदेश देता है और साथ ही उनसे आग्रह भी करता है कि उन्हें संघर्ष करने, कुछ नया तलाशने और पाने का प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी झुकना नहीं चाहिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अनदर वेल नोन फिगर ऑफ दिस एज। His poetry is known for invincible optimism that can be noticed in his belief in the power of love and his faith in God or the immortality of the soul. Browning's collection of dramatic monologues forms together one of the most precious contributions to Victorian poetry. रॉबर्ट ब्राउनिंग भी इसी युग के एक और जाने माने फिगर रहे थे। उनकी कविताएं इनविंसिबल ऑप्टिमिज्म यानी कि अजेय आशावाद को दिखाती हैं और ये आशावाद उनके प्रेम की शांति पर विश्वास और भगवान या आत्मा की अमरता पर उनके विश्वास में भी साफ झलकता है दोस्तों। ब्राउनिंग्स के लिखे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का कलेक्शन इंग्लिश लिटरेचर में किए गए बहुमूल्य योगदानों में से एक है। माई लास्ट डचेस, his popular dramatic monologue, opens with the lines, "That's my last duchess painted on the wall. Looking as if she were alive, I call that piece a wonder now. Fra Pandolf's hands worked busily a day and there she stands. Wilt please you sit and look at her?" My Last Duchess रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा हुआ ऐसा ही एक प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो इन लाइंस के साथ स्टार्ट होता है। वो दीवार पर पेंट की हुई मेरी लास्ट टचेज है। देखो ऐसा लग रहा है मानो कि जीवित हो। इस पेंटिंग को मैं कला का अनूठा नमूना मानता हूं। फ्रा पेंडोल्फ नाम के पेंटर ने
पूरे दिन मेहनत की थी और वो बनकर तैयार हो गई। क्या आप बैठेंगे नहीं? कृपया बैठें और उस पेंटिंग पर नजर तो डालें। मैथ्यू आर्नोल्ड is yet another name associated with the group of high Victorians. Arnold's poetry includes reflections on life and appreciation for the culture, thought of classical antiquity, and contemplation of the shortcomings of modern life. One of the best examples of these themes is his poem Dore Beach. हाई विक्टोरियंस के ग्रुप में मैथ्यू आर्नोल्ड का नाम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। उनकी पोइट्री में हमें रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ, एप्रिसिएशन ऑफ द कल्चर एंड थॉट ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी देखने को मिलता है। साथ ही आधुनिक समय की कमियां और खामियों पर मंथन करने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। और इन्हीं थीम्स पर लिखी गई पोएम्स में से एक उनकी लिखी डॉर बीच भी बहुत लोकप्रिय पोएम है दोस्तों। ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड ही सॉ दैट मटेरियलिज्म हैड डोमिनेटेड द लाइफ ऑफ द पीपल, रिलीजियस वैल्यूज वर क्रश्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। Arnold knew the malady of his age very well and protested vigorously against it. In Dore Beach, he states that faith is slipping away in this materialistic and scientific world and conveys the message that it is only through love people can find the lost faith. विक्टोरियन पीरियड के दौरान उन्होंने मटेरियलिज्म को डोमिनेट होते हुए देखा था। रिलीजियस वैल्यूज विज्ञान में हो रहे डेवलपमेंट की वजह से दबती चली जा रही थी। आर्नोल्ड अपनी एज की इस कमी को जानते थे और इन चीजों के अगेंस्ट उन्होंने पूरे जोश के साथ विद्रोह भी किया था। डॉर बीच कविता में वो बताते हैं कि इस भौतिकवादी और वैज्ञानिक दुनिया में विश्वास कहीं ना कहीं समाप्त होता चला जा रहा है और वो मैसेज देते हैं कि केवल लव ही है जो लोगों के उस खोए हुए विश्वास को वापस प्राप्त कर सकता है। The unforgettable lines in this poem are, "Our love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain." ओ प्रेयसी, हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा रहना चाहिए क्योंकि ये दुनिया जो सामने से देखने में हमें लैंड ऑफ ड्रीम्स की तरह लगती है, विविधताओं से भरी हुई लगती है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत नई लगती है, वास्तव में यहाँ ना तो आनंद है, ना ही प्रेम, ना ही ज्ञान का प्रकाश, ना ही किसी चीज की निश्चितता, ना ही शांति और ना ही दर्द में किसी की सहायता। प्री राफेलाइट पोइट्री। इन 1848 a group of English artists including Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt and John Millais organized the Pre-Raphaelite Brotherhood. Their aim was to replace the reigning academic style of painting by a return to the truthfulness, simplicity and spirit of devotion which they attributed to Italian painting before the time of Raphael. The ideals of this group of painters were taken over by a literary movement which included Dante Gabriel Rossetti himself, his sister Christina Rossetti, William Morris and Algernon Charles Swinburne's Pre-Raphaelite Poetry। 1848 में डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम होलमैन हंट और जॉन मिलेस ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और इन लोगों का उद्देश्य उस समय व्याप्त एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग को हटाना और उसके स्थान पर एक ऐसा स्टाइल लाना था दोस्तों जिसमें ट्रूथफुलनेस हो, सिंप्लिसिटी हो और स्पिरिट ऑफ डिवोशन भी हो। ये वो ही सारी क्वालिटीज थी जो राफेल से पहले आए इटालियन पोइट्स की पेंटिंग में पाई जाती थी।
पेंटर्स के समूह के इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक लिटरेरी मूवमेंट भी चलाया गया, जिसमें डांटे गैब्रियल रोसेटी खुद, उनकी बहन क्रिस्टीना रोसेटी, विलियम मॉरिस और एल्जरनन चार्ल्स स्विनबर्न शामिल थे। डांटे गैब्रियल रोसेटी द्वारा लिखे गए द ब्लेसेड डामोजाओ में हमें प्री राफेलाइट पोइट्री के सभी गुण देखने को मिलते हैं, जैसे द मिडिवलिज्म, द पिक्टोरियल रियलिज्म, सेंसुअसनेस एंड रिलीजियसनेस एंड द यूनियन ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट। एक स्कॉटिश पोइट रॉबर्ट ब्यूकेनन ने प्री राफेलाइट्स पर इमोरलिटी और वल्गैरिटी का आरोप लगाया और इस स्कूल को द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री का नाम दिया। नॉटी 90s। In the last 10 years of 19th century, many powerful new forces tried to put down the edifice of Victorianism. The process of destruction was attended with a lot of confusion between science and religion. The poets of this decade wrote to present a revolt against the ideas presented by Lord Alfred Tennyson. These writers, in a way, were against the spirit of Victorianism. They were against the Victorian slogan, art for life's sake. They advocated art for art's sake. The chief of this group was Oscar Wilde. 19th century के अंतिम 10 सालों में बहुत सारी न्यू फोर्सेस आई दोस्तों, जिन्होंने विक्टोरियनिज्म की इमारत को ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया। विनाश की प्रक्रिया में विज्ञान और धर्म के बीच में बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इस दशक के पोइट्स उस समय के रिप्रेजेंटेटिव पोइट और पोइट लॉरिएट लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के आइडियाज के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट छेड़ चुके थे। एक प्रकार से कहें तो ये राइटर्स विक्टोरियनिज्म की स्पिरिट के खिलाफ खड़े थे। वे विक्टोरियन स्लोगन आर्ट फॉर लाइफ्स सेक के अगेंस्ट थे और नए स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट्स सेक की वकालत कर रहे थे। इस ग्रुप में सबसे बड़ा नाम ऑस्कर वाइल्ड का था दोस्तों। विद दिस आई वाइंड अप टुडेज क्लास फ्रेंड्स। आई होप क्लास समझ आई होगी। इफ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर and subscribe my channel. I will be in touch with you very soon with another enlightening class. Thank you very much.